तो आपका सभी का स्वागत है वापस से आज पेन किलर सीरीज के अपने इस लेक्चर में, जहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। तो आपको होता है बेटा, आप एच एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंट्रोपी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम जनरली डिफाइन नहीं कर सकते, तो उनके लिए चेंज डिफाइन करते हैं। अब हमें पता है कि सिस्टम और सराउंडिंग की जो एंथैल्पी है, अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है तो सराउंडिंग उसको एब्जॉर्व कर रहा होगा, तो अमाउंट सेम होता है, साइन कन्वेंशन अलग होता है। जब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस मेरी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। जब पॉजिटिव वैल्यू डोमिनेट करेगी तो पॉजिटिव माइनस समथिंग, ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप सभी। तो आपका सभी का स्वागत है वापस से आज पेन किलर सीरीज के अपने इस लेक्चर में, जहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक्स में क्या करते हैं, कुछ की कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या करते हैं पहले डिस्कस करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे उससे रिलेटेड क्या करते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंसेप्चुअली दिक्कत आती है ना। और क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरेटिकल तो आते ही हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हमें आज का ये जो टॉपिक है, जिसका नाम अपन ने जिसका नाम आप सभी को पता है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्या इसके पीछे की स्टोरी है, तो पहले वो कुछ पॉइंट्स हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट, ओलंपियाड और अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको भी देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। और सबसे पहले बात करते हैं किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी की। अब देखो, नाम तो यहां पर समझ में आ रहा है कि इसमें लिखा है क्या, गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब ये एक एनर्जी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी है तो इसको क्या हम फील कर सकते हैं। तो बेटा, आप लोग जब है ना थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो थर्मोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो एंथैल्पी। तो एंथैल्पी भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। लेकिन इसकी फीलिंग ही नहीं आती है, पूरा का पूरा थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाता है। इतनी सारी डिफरेंट एनर्जीज के, एंथैल्पीज के बारे में आप पढ़ते हो, लेकिन आप एंथैल्पी को फील नहीं कर पाते हो। फिर आती है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी भी कहीं ना कहीं एंथैल्पी से ही रिलेटेड होती है, एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। या हम ये बोल दें कि ये बोलना ज्यादा एक्यूरेट है कि एंट्रोपी को भी हम फील नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से बेटा, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, इसकी फीलिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसको आप फील नहीं कर पाते हो। ये एक मैथमेटिकली डिराइव फंक्शन है, और होता क्या है ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इसकी फीलिंग आना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पहले गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ने की जरूरत पड़ती है, वाई दिस फंक्शन इज डिराइव्ड, इस फंक्शन को देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेटा, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो वहां से एक टर्म डिफाइन की गई एंथैल्पी, और एंथैल्पी के बेसिस पे हमने क्या किया, हमने एंथैल्पी के बेसिस पे रिएक्शन को दो तीन पार्ट में होता है, मैं अभी दो ही पार्ट की बात कर रहा हूँ, दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आप लोगों ने क्या किया वहां पे पढ़ा था, मैं जस्ट एक स्टोरी बता रहा हूँ, और फिर हम है ना वहां कैसे हम गिब्स फ्री एनर्जी में एंटर कर रहे हैं उसका एक बेस बता रहा हूँ, और फिर हम गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा एच आपका नेगेटिव आता था, यानी एनर्जी क्या होती थी आपकी, रिलीज होती थी। बेटा, जब एनर्जी रिलीज होती थी तो इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर हम बात करें तो क्या होगा, अब एनर्जी तो रिलीज हो रही है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, ठीक है। तो यहां तक तो कहानी समझ में आती थी। बट जब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात की गई, जिनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो हम क्या बोले, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी देंगे तभी ये रिएक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। बट देखा गया ऐसी बहुत सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, जैसे कि NO2 का फॉर्मेशन, ठीक है, और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन थी जो कि एंडोथर्मिक थी नेचर में, यानी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगी तभी वो प्रोसीड होनी चाहिए, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस निकल के आ रही थी, अपने आप हो रही थी। तो क्या यहां से ये बोल सकते हैं कि ओनली डेल्टा एच इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो आंसर आया नहीं।
यानी ओनली डेल्टा एच के बेसिस पे हम स्पॉन्टेनिटी की बात नहीं कर सकते, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर आप इसके लिए सेकंड लॉ में मूव करते हो और वहां पर एक टर्म डिफाइन होती है एंट्रोपी। आप एंट्रोपी को पढ़ते हो और आप वहां पर क्या देखते हो कि जो एंट्रोपी है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो एंट्रोपी डेल्टा एस ऑफ जो यूनिवर्स है वो किसके इक्वल था, वो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के इक्वल निकल के आ रहा था, ठीक है। ये अब यहां से क्या क्राइटेरिया मिला, यहां से ये समझ में आया कि जब भी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन हम अगर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की बात करें तो ओनली डेल्टा एस सिस्टम स्पॉन्टेनिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देता, हमें डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो कि इधर ओपन कंटेनर में हो सकती है या क्लोज कंटेनर में हो सकती है, उसकी स्पॉन्टेनिटी ओनली डेल्टा एच सिस्टम या डेल्टा एच सिस्टम से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, दोनों का कंट्रीब्यूशन उसमें क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक नए मैथमेटिकल टर्म की जरूरत पड़ी जो कि इन दोनों पैरामीटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाए और इन दोनों के ओवरऑल कंक्लूजन के बेसिस पे हम स्पॉन्टेनिटी को क्या कर पाए, आंसर कर पाए। तो इसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया क्या, एक फंक्शन जी जिसका नाम दिया गया गिव्स फ्री एनर्जी। कैसे डिफाइन किया गया, तो जी इक्वल टू हमने डिफाइन किया एच माइनस टी एस। यानी हम ये चाहते थे कि हमें एक ही फंक्शन मिल जाए जिसके साइन के बेसिस पे हम स्पॉन्टेनिटी को क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो मैथमेटिकली हमने क्या किया, ए फंक्शन डिराइव किया। अच्छा कैसे डिराइव हुआ है ये, इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। आप देखना आपका ये जी भी मैथमेटिकल फंक्शन है, एच भी मैथमेटिकल फंक्शन है और एस को भी हम मैथमेटिकली ही क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो मैथमेटिकली हमने क्या किया, जी को भी डिफाइन किया, जिसको फील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारे पास डेल्टा जी क्या निकल के आ रहा है, तो डेल्टा जी इक्वल टू निकल के आएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे निकल रहा था डेल्टा जी। हमें जरूरत क्या पड़ी डेल्टा जी डिफाइन करने की, तो आपको होता है बेटा आप एच एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंट्रोपी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम जनरली डिफाइन नहीं कर सकते, तो उनके लिए चेंज डिफाइन करते हैं। अब ये दोनों का फंक्शन जी है, तो जब हम एच और एस की एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते तो हमें जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने में काफी दिक्कत आएगी, इसलिए हम उसका क्या डिफाइन करते हैं, चेंज डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी हमें क्या देता है, डेल्टा जी हमें बेटा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी देता है। अब यहाँ पर जी क्या है, तो जी हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, मास डिपेंडेंट होती है। ठीक है बेटा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन का मतलब किस पाथ से प्रोसेस हो रही है उस पाथ पे जी डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जी हमारा क्या होता है, ये हमारा स्टेट फंक्शन होता है। ठीक, इसके बेसिस पे अब डेल्टा जी के साइन के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि जो प्रोसेस होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आपको पता है इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। नो डाउट आपने ना कंक्लूजन लिखा होगा, बट वो आया कहाँ से उसका एक बार मैथमेटिकल प्रूफ जरूर हम देख लेते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कि डेल्टा एस जो यूनिवर्स होता है जिसे आप टोटल भी बोलते हो, वो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होता है, ये आप सभी जानते हैं। हमें ये भी पता है कि जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसे हम क्यू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर से डिफाइन करते हैं। और जो QP होता है, QP बोले तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को हम डेल्टा एच लिखते हैं। डेल्टा एच यानी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या होता है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, एनर्जी एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग आ गया डिवाइडेड बाय टी।
अब हमें पता है कि सिस्टम और सराउंडिंग की जो एंथैल्पी है, अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है तो सराउंडिंग उसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो अमाउंट सेम होता है, साइन कन्वेंशन अलग होता है। तो अगर मैं इसको सिस्टम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम जब मैं इसे लिखूंगा तो आगे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। यानी डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग को हम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाय टी लिख सकते हैं। मैं उठा के रख रहा हूं हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं रखूंगा तो देखो डेल्टा एस, इसको मैं टोटल ले लेता हूं, यूनिवर्स को टोटल लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस का डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाय टी। क्लियर? टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम, टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप टी से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या आया, टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। ये आ गया। अब आप क्या करो, इसमें से माइनस को कॉमन लो। जब आप माइनस को कॉमन लोगे तो यहां से क्या आया, टी डेल्टा एस ऑफ टोटल इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। अच्छा, ये भी सिस्टम है और ये भी सिस्टम है। तो यहां से आप डेल्टा जी क्या लिखोगे, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम कैसे डिफाइन होगा बेटा, तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम डिफाइन होगा, देखो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस का टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि डेल्टा जी जब लेस देन जीरो होता है तो हम बोलते हैं कि प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। बट कभी आपने सोचा नहीं होगा या आपने कभी जानने की हिमाकत नहीं की होगी कि वाई डेल्टा जी लेस देन जीरो पे प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो उसके लिए हमारे पास ये छोटा सा प्रूफ है कि देखो यहां से टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू माइनस का ये टर्म आ रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं देखो यहां पर मुझे देखो ये दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास माइनस से डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच सिस्टम माइनस का टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आ गया। आया कि नहीं आया? अब इसकी जो वैल्यू है वो यहां से क्या बनती है, टी डेल्टा एस टोटल बनती है। तो देखो माइनस का डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू क्या हो गया, टी डेल्टा एस टोटल हो गया। तो एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ ये कि जो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम की वैल्यू है ना, ये माइनस का टी डेल्टा एस ऑफ टोटल आता है। अब हमारे पास जो क्राइटेरिया था स्पॉन्टेनिटी का, जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें यहां से समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, देखो मैं पुट कर रहा हूं, मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस का टी डेल्टा एस क्या टोटल। और स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या, कि कोई भी प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी, तो कोई भी प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब उसका डेल्टा एस जो टोटल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो स्पॉन्टेनियस होती है प्रोसेस। ये आप सभी जानते हैं, है ना। जब उसका डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो होता है तो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है एंड एट इक्विलिब्रियम होती है। जब डेल्टा एस टोटल आपका लेस देन जीरो होता है तो प्रोसेस आपकी क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो ये तीनों क्राइटेरिया हमें पता है, तो उसी के बेसिस पे जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखो जब मैंने क्या किया, जब मैंने पॉइंट 1 रखा, पॉइंट 1 टी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा एस टोटल हमारा क्या है, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां से डेल्टा जी ऑफ सिस्टम हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। सेकंड में जब मैंने क्या करा, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू मैंने जीरो पुट किया, तो यहां से डेल्टा जी ऑफ सिस्टम भी मेरे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। जब मैंने यहां से पॉइंट नंबर 3 डेल्टा एस टोटल की वैल्यू क्या की, पुट की, क्या लेस देन जीरो, तो डेल्टा जी, इसमें ये लेस देन जीरो है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ गई, यानी ग्रेटर देन जीरो। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, इससे मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं कि जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो प्रोसेस मेरी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। जब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पे होगी।
और जब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रोसेस हमारी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसके बेसिस पे हमने ये 3 कंक्लूजन निकाले। तो ये रहे वो 3 कंक्लूजन कि ये आप पढ़ते भी हो कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी जब हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा जी जब हमारा 0 के इक्वल होता है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होती है। तो बेटा ये जो कंक्लूजन आया ना, कैसे आया, ये रहा उसका प्रूफ। ये आपको पता होना चाहिए था, है ना। ये आपको क्लियरिटी आनी चाहिए थी कि इस वजह से हम बोलते हैं कि जब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस हमारी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। जब डेल्टा जी हमारा 0 होगा तो प्रोसेस हमारी इक्विलिब्रियम पे होगी। तो कौन बताता है उसे, उसे देखो ये हमने यहाँ भी पढ़ा है ना, एंट्रोपी में भी पढ़ा है, टोटल एंट्रोपी के बारे में हम जानते हैं। लेकिन हमने किससे किससे आंसर कर रहे हैं, तो हमारे पास एक इकलौता फंक्शन आ गया डेल्टा जी, जिसके साइन के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कई बार आपने देखा, आपने बताया कि है ना कुछ प्रोसेस ऐसी थी जो एंट्रोपी ड्रिवन थी और कुछ प्रोसेस ऐसी थी जो कि एंथैल्पी ड्रिवन थी। क्या मतलब है इनका, यानी कुछ प्रोसेस ऐसी थी जो कि एंट्रोपी के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस हो रही थी लेकिन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग नॉन स्पॉन्टेनियस थी, और कुछ प्रोसेस ऐसी थी जो कि वाइस वर्सा हो रही थी। तो कब वो स्पॉन्टेनियस होगी, कब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कैसे डिटरमाइन करें। तो अब हमें ज्यादा नहीं सोचना है, डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन पर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो गया डेल्टा जी, हमें इसका साइन मिल जाए तो हम आंसर कर सकते हैं कि प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो उसको समझने के लिए हम ये टेबुलर फॉर्म में चीजों को समझते हैं कि हमारे पास डेल्टा जी का साइन आ जाएगा तो हम बताएंगे डेल्टा एच और टी डेल्टा एस के साइन के बेसिस पे कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया अगर आप ध्यान से देखें तो देखो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो इसके अकॉर्डिंग तो अपने आप होनी चाहिए। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग भी अपने आप होनी चाहिए। तो देखो इन दोनों के अकॉर्डिंग तो प्रोसेस जब स्पॉन्टेनियस आ रही है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप स्पॉन्टेनियस आनी चाहिए। पर जरा चेक कर लेते हैं क्या स्पॉन्टेनियस आ रही है कि नहीं आ रही। तो बेटा ये नेगेटिव है ना, फिर और ये क्या है, पॉजिटिव है और आगे माइनस है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो साइन कैसा आ रहा है, डेल्टा जी का नेगेटिव ही निकल के आ रहा है, और जब नेगेटिव निकल के आएगा तो प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। यानी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसके अकॉर्डिंग भी स्पॉन्टेनियस थी, इसके अकॉर्डिंग भी स्पॉन्टेनियस थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये क्या थी, नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके अकॉर्डिंग भी स्पॉन्टेनियस थी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया जब हम देखें तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इसके अकॉर्डिंग, ये सेकंड क्राइटेरिया देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी अपने आप नहीं होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है, डेल्टा एस लेस देन 0 है, यानी जब इन दोनों के अकॉर्डिंग वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी ये बोल रहा है कि प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, ये भी बोल रहा है कि प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। तो जरा देख लेते हैं डेल्टा जी क्या बोल रहा है। तो जब देखा ये वाली चीजें हमने यहाँ पर साइन रखी तो अब देखो क्या आता है, ये बोल रहा है पॉजिटिव है, फिर माइनस, और फिर ये बोल रहा है नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। जब ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया तो देखो इसके अकॉर्डिंग भी प्रोसेस क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। हुई कि नहीं हुई, इसके अकॉर्डिंग भी प्रोसेस क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जब दोनों ये बोलें कि नहीं भाई प्रोसेस नहीं होनी है तो प्रोसेस नहीं होगी, जब दोनों फैक्टर ये बोलें कि प्रोसेस होनी है तो प्रोसेस होगी। बट दिक्कत यहां आ रही थी कि जब एक बोले नहीं होनी और एक बोले होनी है तब क्या होगा, कि प्रोसेस होगी या नहीं होगी। उसी के लिए तो हमने डेल्टा जी का प्रेडिक्शन किया, उसी के लिए तो हमने डेल्टा जी को डिफाइन किया। तो आओ जरा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई होनी चाहिए, ये बोल रहा है कि प्रोसेस होनी चाहिए क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है, अपने आप होनी चाहिए। ये बोल रहा है भाई नहीं होनी चाहिए। अब क्या आंसर करें, यही तो कंफ्यूजन था। तो आते हैं डेल्टा जी के साइन पे। अब जब डेल्टा जी के साइन पे आते हैं तो थोड़ा सा यहां पर देखने की जरूरत है, ये नेगेटिव था, ये माइनस साइन था, ये टी था और ये वी नेगेटिव था। तो ओवरऑल हुआ क्या, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस इंटू टी, यानी ये नेगेटिव और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव। तो इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर का रोल आएगा। अब टेम्परेचर का रोल आएगा यानी इन दोनों में, ये थर्ड पॉइंट में ले लेता हूं, इन दोनों में टेम्परेचर का रोल आएगा। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो टेम्परेचर हाई, ले लेते हैं केस वन, हाई टेम्परेचर।
अब हाई टेम्परेचर है तो इसका मतलब यहां से पॉजिटिव वैल्यू डोमिनेट कर रही है कि नहीं कर रही है? देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू डोमिनेट करेगी। जब पॉजिटिव वैल्यू डोमिनेट करेगी तो पॉजिटिव माइनस समथिंग, ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। अगर ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो प्रोसेस हमारी कैसी हो जाएगी? प्रोसेस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। प्रोसेस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर लो टेम्परेचर है, यहीं पर लो टेम्परेचर है, देखो ध्यान से, अब लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है, ये वैल्यू कम है तो डोमिनेट नेगेटिव साइन करेगा, नेगेटिव वैल्यू डोमिनेट करेगी तो रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा, और अगर रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा तो हमारी के आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो देखो इसने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि किस कंडीशन पे वो स्पॉन्टेनियस होगी और किस कंडीशन पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यानी जब कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, एंथैल्पी के अकॉर्डिंग क्या था? वो स्पॉन्टेनियस थी, एंट्रोपी के अकॉर्डिंग नॉन स्पॉन्टेनियस थी। तो क्या समझ में आया कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, लेस लो टेम्परेचर होगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगी। यानी लो टेम्परेचर पे यहाँ पे एंथैल्पी के अकॉर्डिंग प्रोसेस जाएगी, हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपी के अकॉर्डिंग प्रोसेस जाएगी। तो मतलब ये जो कंफ्यूजन आ रहा था ना, वो यहाँ पर क्या हो गया? पूरा का पूरा क्लियर हो गया। सिमिलरली जब हम इस पे जा रहे हैं, अब देखो इसको ध्यान से देखना, एंथैल्पी के अकॉर्डिंग डेल्टा एच पॉजिटिव है, नहीं होनी चाहिए। एंट्रोपी के अकॉर्डिंग डेल्टा एस पॉजिटिव है, होनी चाहिए। अब अगेन ये भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक बोल रहा नहीं होनी चाहिए, एक बोल रहा होनी चाहिए, तो अगेन टेम्परेचर का रोल आएगा। अब दो पॉसिबिलिटी अगेन, या तो हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, या तो हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा। तो क्यों ना हम एक बार फिर साइन निकाल लेते हैं। तो हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पर क्या समझ में आया? डेल्टा एच हमारे को बोल रहा है पॉजिटिव है, ये माइनस है, और ये टेम्परेचर है, और डेल्टा एस क्या है? तो डेल्टा एस यहाँ पर पॉजिटिव है ना? तो देखो अब हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तो ये वाला पैरामीटर डोमिनेट करेगा, रिजल्टेंट वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर लो टेम्परेचर होगा तो ये रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, तो प्रोसेस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो जब गिब्स फ्री एनर्जी आया तो सारा का सारा जो कंफ्यूजन था ना, वो कंफ्यूजन ही समाप्त हो गया। एक ही पैरामीटर था जो कि सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो कब स्पॉन्टेनियस होगी, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एच सिस्टम और डेल्टा एच सिस्टम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, या डेल्टा एच टोटल निकालने के लिए डेल्टा एच सिस्टम एंड डेल्टा एच सराउंडिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक इकलौता फंक्शन के साइन के बेसिस पे हम बता रहे थे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो काफी हेल्प मिली इससे, है ना? तो डेल्टा जी हमें क्या बताता है? डेल्टा जी हमें स्पॉन्टेनिटी बताता है। अब डेल्टा जी के बेसिस पे क्या हम और प्रेडिक्ट करते हैं? तो बेटा देखो, डेल्टा जी हमें प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी बताता है, ये तो आपको क्लियर हो गया कैसे बताता है, ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फिर प्रेडिक्शन ऑफ यूजफुल वर्क इट दैट कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यू इट, ये वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेल्टा जी होता है ना, ये प्रेडिक्शन ऑफ यूजफुल वर्क बताता है, जो कि हम क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसका यूज आप करते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जहां पर आप पढ़ते हो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। याद आ रहा है? इसको हम लिख सकते हैं माइनस का क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज। तो डेल्टा जी माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क बता रहा है, या माइनस डेल्टा जी आपको क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक वर्क। और इलेक्ट्रिक वर्क आपका कैसा वर्क होता है? यूजफुल वर्क होता है। यानी ये हमें क्या प्रेडिक्ट करके देता है? यूजफुल वर्क हम उससे कितना क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें डेल्टा जी से मिलती है। तो ये सब वो पॉइंट्स थे जिसपे कि आपके स्टेटमेंट वाइज क्या आ सकते हैं? क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस वो क्या कर सकता है? पुट कर सकता है। होप यहाँ तक आपको सारी सारी चीजें क्लियर हुई है। तो बढ़ते हैं आगे हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना? आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिगार्डिंग अ केमिकल प्रोसेस एंश्योर इट्स स्पॉन्टिनिटी एट ऑल टेम्परेचर। अब देखो, हर टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे तो देखो टेम्परेचर का रोल आ रहा है इन दोनों में, लेकिन यहाँ टेम्परेचर का रोल नहीं है,
और यहाँ टेम्परेचर का रोल नहीं है, तो यहाँ पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस है ना, ये स्पॉन्टेनियस है एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। तो ये कब होगा, जब हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एच हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अगर हमें वो टेबल बहुत क्लियर थी, तो डेल्टा एच नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो देख लो ऐसा कौन सा आंसर है, तो इकलौता आंसर यहाँ पे बी दिख रहा है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, एट ऑल टेम्परेचर। यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा और प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, हमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट आप सभी को पता है कि लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम होता है किसके साथ, उसकी वेपर के साथ। अब इक्विलिब्रियम है, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा, क्वेश्चन ये चीज नहीं देगा कि बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, ये क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी। ये चीज ध्यान से आपको पता होनी चाहिए। और ब्रोमीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको दिया हुआ है कि Br2 लिक्विड Br2 गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसके लिए डेल्टा एच नोड और डेल्टा एस नोड की वैल्यू दे दी, नोड लग जाता है तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हो जाती है रेस्पेक्टिवली। अज्यूम डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना। तो बेटा एक चीज याद रखना, फॉर एनी फेज चेंज, फॉर एनी फेज चेंज, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड टू गैस हो या गैस टू सॉलिड हो, अज्यूम इट एट इक्विलिब्रियम। उसे हम किस पे अज्यूम करके चलते हैं, इक्विलिब्रियम पे अज्यूम करके चलते हैं, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाई इन क्वेश्चन कि वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है, अगर कोई फेज चेंज होता है तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे मान के क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो अब जब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड उसकी वेपर में कन्वर्ट होता है क्लोज कंटेनर के अंदर, और दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम हम मान के चलेंगे, और इक्विलिब्रियम पे आपको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है। जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से डेल्टा एच इक्वल टू आ गया टी डेल्टा एस, तो यहां से टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच बाय डेल्टा एच। तो बन गया अब तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब डेल्टा एच हमें दिया हुआ है तो यहां तक सब कुछ क्लियर है, लेकिन इसके आगे भी जाके आंसर आपका गलत हो जाता है। रीजन बिंग आप ध्यान नहीं देते हो इस पे। दिस इज व्हाट यूनिट, दिस इज व्हाट यूनिट, ये जूल में है और ये किलो जूल में है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल्टा एच की वैल्यू आपको जूल में लानी पड़ेगी, तो 30.91 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, वहां से जब आप देखोगे तो 93.2 जूल है। ठीक है, तो यूनिट का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक आप यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे, आपके क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते रहेंगे। तो बस अब कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन है तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो टेम्परेचर पे वो आ जाएगा 331.5 के आसपास, है ना। यूनिट केल्विन ही रहेगी क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो ऑप्शन इसका करेक्ट निकल के आता है वो सी ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी समझ लेते हैं और फिर हम आगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड नोड एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपको आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नोड प्लस आर टी एल एन क्यू। जहां पर क्यू क्यू आपका क्या है, क्यू आपका रिएक्शन कोशेंट होता है। क्या होता है रिएक्शन कोशेंट, थोड़ा इसकी भी बात करेंगे। टी आपका टेम्परेचर है, आर आपका गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि आप लोग जानते हो। डेल्टा जी नोड यहाँ पर
हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ये हमारा डेल्टा जी नोट कहलाता है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है स्टैंडर्ड, तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड प्रेशर अगर हम बात करें तो आप 1 बार और 1 ATM ले सकते हो, लेकिन टेम्परे कॉन्सेंट्रेशन की अगर कहीं पर जरूरत होगी तो कॉन्सेंट्रेशन आप 1 मोलर यूज कर सकते हो। टेम्परेचर क्या होता है, तो बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी नहीं है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, तो नॉट डिफाइंड ना लिख के मैं लिख दूं जो भी दिया है, जो भी आपको गिवन है, गिवन टेम्परेचर, लेट से 400 केल्विन है, 500 केल्विन है, तो जो भी टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है वही यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बन जाता है ना। अगर कुछ नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई टेम्परेचर क्वेश्चन मेंशन नहीं करता है तो आप क्या करो, वहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर जैसे 298 केल्विन ले लो। लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ये प्रोसेस लेट से 400 केल्विन पे हो रही है, या ये प्रोसेस आपकी 500 केल्विन पे हो रही है, या ये प्रोसेस और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे हो रही है, तो वो टेम्परेचर वहां पे उसका क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बन जाता है। अब क्यू कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि आप के इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हो, सेम वे में क्यू डिफाइन करते हैं। क्यू और के इक्विलिब्रियम में डिफरेंस इतना सही होता है बच्चों कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, और क्यू क्यू आप किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हो, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, ये आप किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू होता है, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। अब हमें ये भी पता है कि हमें क्यू हटा के इक्विलिब्रियम लाना है। तो आपको पता है एट इक्विलिब्रियम क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, के इक्विलिब्रियम हो जाता है। एंड इक्विलिब्रियम पे ही अभी हमने पढ़ा था कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो डेल्टा जी जीरो हो जाता है और क्यू हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ से डेल्टा जी आप क्या लिखोगे, तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोड प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा जी नोड की वैल्यू क्या आ गई, तो डेल्टा जी नोड इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के आ गया। ये हमारे पास रिलेशन होता है किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन निकल के आ गया। अब आप देखोगे कि इस जो ये एक लगने में एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बट इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसका एक वर्जन है जो आपने ऑप्शंस में देखा होगा कि यहाँ से के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो एल एन के की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस डेल्टा जी नोड बाय आर टी। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया, के इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी नोड बाय आर टी। तो ये हमारे पास के इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। अब अगेन वही स्पॉन्टेनिटी की बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पर यूज होती है। तो अभी हम फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखने में तो ये दिखने में बहुत डरावना सा क्वेश्चन है ना। आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, आपको डेल्टा एस दिया हुआ है, अच्छा इनकी यूनिट्स में जाए तो दोनों किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ वो टेम्परेचर की वैल्यू बताओ, द रिएक्शन वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस, जिस टेम्परेचर तक अप टू विच टेम्परेचर रिएक्शन वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब क्या है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। अब देखो इस तरह इस क्वेश्चन को करने के है ना दो मेथड है, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, मेथड वन एंड मेथड टू। एक लंबा मेथड है और एक छोटा स्वीट मेथड। लंबा मेथड क्या है,
कि आप क्या करो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करो, वहां से टेम्परेचर की वैल्यू निकालो, ठीक है, और फिर आना इनइक्वलिटी का साइन प्रेडिक्ट करो। दूसरा हम डायरेक्टली ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। जब मैं ये कंसेप्ट यूज करूंगा तो यहाँ पे मैं डेल्टा जी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो देखो आएगा कि नहीं आएगा, भाई ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये साइन उठ के उधर गया, है ना। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से देखो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज ग्रेटर देन टी, यानी टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस से क्या आएगी, छोटी आएगी। यानी अगर टेम्परेचर इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम है तो अप टू दिस टेम्परेचर, है ना, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। जब टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस हो जाएगा तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी और उसके ऊपर जाने पर प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यानी जब टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस हो जाएगा तो प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो हमें तो पूछ रहा है कि अप टू व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर तक नहीं होगी, ठीक है, अप टू व्हाट टेम्परेचर। तो यहां से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, अब तो वैल्यू निकालनी है, और नहीं भी निकालोगे तो आपको देखो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये तीन सब में देखो वैल्यू सेम दे रखी है ना। आप कैलकुलेट करना, कर ही लेते हैं, क्यों इतना हम दिमाग लगाएं। तो डेल्टा एच बाय जब हम डेल्टा एच की वैल्यू बेटा यहाँ से निकालेंगे तो देखो दोनों किलो जूल में है, तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 0.07, यानी ये हो जाएगा 3000 बाय 7। तो 428 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यानी अगर टेम्परेचर की वैल्यू हमारी 428 पॉइंट समथिंग से कम है तो प्रोसेस उस टेम्परेचर तक कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होके आएगी, इसलिए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन भी। यानी अगर आप इसमें टेम्परेचर नहीं भी निकालते तो हमारा काम चल जाता है, क्योंकि सब में टेम्परेचर की वैल्यू उसने 428.57 दी हुई है ना। हमें बस साइन का थोड़ा सा ध्यान में रखना था। ज्यादातर जल्दबाजी में गलती क्या होती है यहाँ पर, कि हमें ये पता है कि डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, है ना, ग्रेटर देन जीरो होगा, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। तो जब डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, तो जल्दबाजी में आप क्या करते हो, टेम्परेचर ग्रेटर देन 428.57 वाला ऑप्शन टिक कर आते हो। जबकि ऐसा नहीं है, कि अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो आपका देखो टेम्परेचर का साइन लेस देन आ रहा है। तो बेटा ये जो साइन कन्वेंशन है ना, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होता है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इसलिए इसको मैं आपके FYQ में क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओनली जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे को इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लगते हैं। क्या इसमें है, तो ये भी मैं आपके FYQ में डालने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, प्यारा है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, तो यही मेरा स्टैंडर्ड बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया जाए वही हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। हमसे क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग रिएक्शंस होकर 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, कैलकुलेट डेल्टा जी नोड। अब देखो डेल्टा जी नोड क्या होता है, अभी अभी हमने निकाला था बेटा, डेल्टा जी नोड की जो वैल्यू होती है वो माइनस का RT ln के इक्विलिब्रियम होती है। अब के इक्विलिब्रियम जब यहाँ पर निकालना है तो ln को पहले आप कन्वर्ट करो लॉग में, तो 2.303 RT log बेस 10 ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर निकल के आता है, यही निकल के आता है। तो यहाँ से अब देखो माइनस का 2.303 आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8, ठीक है। टेम्परेचर का है, तो टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसको आप क्या करो केल्विन में कन्वर्ट करो तो 298 केल्विन आएगा। किसी तरह से log बेस 10 के इक्विलिब्रियम मिल जाए तो क्वेश्चन सोल्व। अब के इक्विलिब्रियम कैसे निकालें, ये यहाँ पर बहुत शानदार चीज है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर उन्होंने या तो सोचा नहीं है, या ये अगर किसी ने सोचा है तो ये कंफ्यूजन आया होगा कि सर ये जो के इक्विलिब्रियम है ना, ये के इक्विलिब्रियम बहुत सारे तरीके का होता है, केसी होता है, केपी होता है, केपीसी होता है। तो बेटा यहाँ पर हम केसी यूज करेंगे या केपी यूज करेंगे,
क्या ऐसा कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पर आया है? अगर आया है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि इसी के ऊपर आईआईटी जेईई एडवांस ने एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था, है ना? और बहुत सारे बच्चे उसमें गलती करके आए थे। तो अभी अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझो आप कि यहाँ पर एक और स्पेशल के इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है, जिसे हम जेईई एंड ओलंपियाड जब पढ़ाते हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं। आपके नीट में हम उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो आप अभी ये मान के चलो कि आप इसे केपी या केसी में से कुछ भी क्या कर सकते हो, रख सकते हो। अगर आपका केपी भी हो सकता है या केसी भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सबके प्रेशर दिए हुए हैं। ये क्या है? ये इनके पार्शियल प्रेशर है। जब ये पार्शियल प्रेशर है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NaCl का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पावर 1। ये आपने Kp का एक्सप्रेशन लिख दिया। जैसे ही ये Kp का एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ पर आपको सबके पार्शियल प्रेशर गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, तो 10 रेज़ टू द पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NO कितना है? 10 रेज़ टू द पावर -5 का स्क्वायर इनटू ये हो गया 10 की पावर -2 की पावर 1। तो ये हमारे पास Kp आया, तो यहाँ से देखो Kp की वैल्यू क्या हो गई? तो ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर -12। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 रेज़ टू द पावर 8। अब हमें Kp मिल गया, उठा के बस हमें वैल्यू क्या करनी है? यहाँ पे पुट करनी है। तो ये हो गया 2.303। अच्छा, माइनस साइन आगे चल रहा है, माइनस लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों ऑप्शन इंक्लूडेड है। तो माइनस का 2.303 इंटू 8 इंटू 298 इन टू log बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई 10 की पावर 8। पावर यहाँ आ जाएगी और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है माइनस का 4 298। 8 इंटू 8 हमारा कितना हो गया? 8 इंटू 8 चलो 64 कर देते हैं ना, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 64 इंटू 2.303 इंटू 298। अब देखो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा देखें, तो ये 300 इंटू 2 600 होता है, 600 और ये इंटू 7 कर दो 70, तो 42 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है ना? तो ये देखो अगर अपन लिखें अप्रोक्सीमेट लें, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर आंसर करेंगे। तो 7070 और ये 300 मान लो, तो ये 2100 के आसपास 21,000 हो गया, क्योंकि इंटू 2.3। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? तो ये हो गया 21। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आ गई 2100 21,000 इंटू 23, और डिवाइडेड बाय अगर हम यहीं पर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 भी कर दो। तो जैसे ही आप डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, तो ये तो हमारे पास 432 के आसपास वैल्यू आ रही है विद माइनस साइन। 432 अप्रोक्सीमेटली मैंने लिया है ना? तो ऐसा अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके और किलो जूल में, तो ये हमारा इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। तो बेटा ऐसे अप्रोक्सीमेशन में भी आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अप्रोक्सीमेशन आपको लेना पड़ता है, थोड़ा-सा आप अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रखें। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये 2.3 है, ये 2.3 है, तो ये 43.2 होगा, 43.2 होगा तो डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा फिर वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा ये अप्रोक्सीमेशन लेना आपको आना चाहिए, है ना? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये 2.3 था, तो ये थोड़ा पॉइंट्स लिखने में भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, गलती ना करें। तो कैलकुलेशन भी इम्पोर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, प्लस कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, डरावना सा क्वेश्चन है, नहीं है। आपको केपी निकालना था और फॉर्मूले में बस पुट करके कैलकुलेशन करनी थी। तो होने को तो ये 3 स्टेप्स में ही है, इवन 3 में भी नहीं है, 2 में है। एक में आपने केपी निकाला और एक में आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो 2 स्टेप में हमारा क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यूज़ उठा के देखना, उनमें भी देखने को मिलेंगे। जहाँ पर के इक्विलिब्रियम हिडन होता है, आपको ढूँढ के उसको निकालना होता है और फिर फॉर्मूले में क्या करना होता है? यूज़ करना होता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ज़रा इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी हम थोड़ा-सा देख लें कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको क्या कर दिया जाता है?
एक केमिकल रिएक्शन दे दी जाती है और उसमें जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनके डेल्टा जी नोड की वैल्यू क्या दे दी जाती है, हमें फॉर्मेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी जाती है और इसको यूज करके हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो बेटा इसके लिए आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो डेल्टा जी नोड ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा डेल्टा जी नोड ऑफ रिएक्शन जैसे आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डेल्टा एच नोड ऑफ रिएक्शन, वही सेम हम यहाँ पर यूज करते हैं कि समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेल्टा जी नोड ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू डेल्टा जी नोड ऑफ रिएक्टेंट, ये हमें करना होता है। और जब आप ये कर दोगे तो आप किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोड ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप डेल्टा जी नोड ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लोगे तो फॉर्मूला आपके सामने ही है, तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमारे क्या होते हैं, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन भी है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कि आपकी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है प्लस यहां से और क्या क्लियरिटी मिल रही है कि डेल्टा जी नोड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसियस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी अगर कोई भी सब्सटेंस उसके एलिमेंटल नेचुरल स्टेट में है तो उसका डेल्टा जी नोड फॉर्मेशन हम क्या लेके जा रहे हैं, 0 लेके जा रहे हैं। तो ये भी हमें यहाँ से समझ में आया। तो अब तो हमारी कैलकुलेशन है, क्या यूज करोगे, तो डेल्टा जी समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट हमें यूज करना है। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में 1 मोल CO2 है, 1 मोल H2 है, 1 मोल CO2 हो गया, तो CO2 का मोल कहां पर है, ये रहा, माइनस का 94.26 है, ठीक है। प्लस H2 की अगर हम बात करें तो H2 का डेल्टा जी नोड फॉर्मेशन इवन क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कि 0 होगा, और बहुत सी बार ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है, इस क्वेश्चन में दे दिया तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया। अगर इसी को क्वेश्चन को अच्छा बनाना होता, टफ बनाना होता, तो वो ये क्वेश्चन में नहीं देता। जब ये क्वेश्चन में नहीं देता तो यहां से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता कि यार अब डेल्टा जी नोड ऑफ H2 क्या लें, तो डेल्टा जी नोड ऑफ H2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस स्टेट में है। कोई भी एलिमेंट अगर उसकी रेफरेंस स्टेट या नेचुरल स्टेट में होता है तो उसके लिए हम डेल्टा जी नोड फॉर्मेशन की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो CO का मोल 1 है इनटू उसकी एंट्रो डेल्टा जी नोड की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 94.26, ठीक है। प्लस और क्या है हमारे पास, वाटर, वाटर कहाँ है, तो वाटर के लिए मोल 1 है इनटू इसका है माइनस का 54.69, ये आ गया। तो जब हम इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का 94.26 माइनस माइनस प्लस का 94। अच्छा, मैंने कुछ वैल्यू मुझे लग रहा है गड़बड़ रख दी है, क्योंकि ये दोनों देखो एक ही वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। CO है हमारे पास कितना, माइनस का 32.8, तो CO पे माइनस 32.8 रखना है, और CO2 कितना है, तो CO2 हमारे पास माइनस का 94.26 है, तो यहाँ पर हमें 94.26 रखना है। तो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हमारे पास CO2 है, CO2 की वैल्यू है माइनस का 94.26, तो यहाँ तो करेक्ट है, और यहाँ पर CO है और CO की वैल्यू माइनस का 32.80 है। तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस, प्लस का 32.8 और माइनस माइनस फिर हो गया प्लस, तो प्लस का हो गया 54.69। अब ये हमारे पास कैलकुलेशन है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 32.8 है, इसको 0.7 मान लो, तो 32.8 प्लस 54.7, तो ये आपका जो डाटा है, तो ये डाटा आपका कम है और ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी है, तो ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो नेगेटिव आएगा, और ये वैल्यू जो आती है -6 पॉइंट। अच्छा, अब देखो ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिव आएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ऑप्शन बहुत क्लोज है। मैं चाह रहा था कि मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं और सोल्व कर जाऊं, नहीं, अब ऑप्शन क्लोज है तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो ये आपको जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो माइनस का 94.26
और प्लस का हमारे पास इन दोनों को ऐड करो, ये 87.5 है। तो अब आपको डिफरेंस लेना है, अब आपको डिफरेंस लेना है। देखो अब इसमें मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया, तो जब डिफरेंस आप लोगे तो ये आ रहा है वैल्यू माइनस का 6.76। तो ये जो ज्यादा क्लोज होगा वो किसके होगा, माइनस के 6.8 के, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो माइनस का 6.8 किलो कैलोरी पर मोल निकल के आएगा। किसका वैल्यू, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, है ना। डेल्टा जी पे इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की क्या दे दिया जाएगा, गिब्स एनर्जी के बाद वैल्यू दे दी जाएगी। अब देखो जरा इस क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन का आंसर यस नो में देना है ना। और आपको ये दिया हुआ है कि एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपको 1 atm प्रेशर दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। तो इसको जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। इस टेम्परेचर पे वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। वो आपसे बोल रहा है कि लिक्विड वाटर का जो वेपराइजेशन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, है ना। अब स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या है, तो आपको होता है कि स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है कि डेल्टा जी आपका लेस देन जीरो होना चाहिए तो स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। और अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अब या तो हम क्या करें, अच्छा ये जो हम करते हैं ना डेल्टा जी लेस देन जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ही लेस देन जीरो होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेल्टा जी लेस देन जीरो इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस तो आप बोलोगे नो, तो ये गलत है। इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस ये हमारा बिल्कुल करेक्ट वर्डिंग होता है कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ही लेस देन जीरो होता है। यानी जो अभी हमने अभी अभी कंडीशंस पढ़ी थी, कहाँ गया, जो कि हम सबसे स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे। तो ये जो डिफाइन हो रहा है ना, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफाइन हो रहा है। तो ये टर्म यहाँ पर जरूर ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ भी ये अंडरस्टूड होता है, मतलब आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बट सेफर साइड में आपके लिए लिख देता हूँ कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो डेल्टा जी हमारा जो स्पॉन्टेनियस होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर वो लेस देन जीरो होगा तो अब हमारी कैलकुलेशन है, क्या कैलकुलेशन है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। अच्छा यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर कैलोरी में है डेल्टा एच, यहाँ पर भी कैलोरी पर केल्विन में है, और टेम्परेचर हमने केल्विन में कन्वर्ट कर ही लिया। तो 9710 माइनस टेम्परेचर हमारे पास 300 है इंटू 26। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 9710 माइनस 7800, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है। अब अगर डेल्टा जी पॉजिटिव जीरो है तो प्रोसेस कैसी होगी, क्या स्पॉन्टेनियस होगी, क्या नहीं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। यानी इस तरह से अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी वैसे हमें पता भी है ना, बट आप सभी जानते हो कि रूम टेम्परेचर पे जो वेपराइजेशन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। बट मान लो उसने डेटा दे दिया और डेटा इस तरह का दिया है, तो हमें एक बार कैलकुलेट करना जरूरी है कि कैलकुलेशन से कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डेल्टा जी लेस देन जीरो आ रहा है। तो आप जो चीज़ें आपको याद है उस पे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा डेटा दे दिया जाए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, एक बार उससे कैलकुलेट जरूर कर लें कि आपका जो डेल्टा जी आ रहा है वो कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव में तो कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर उल्टा आ रहा है तो एक बार आप उस कैलकुलेशन के बेसिस पे जो भी आंसर आएगा वही आंसर के बेसिस पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए, ठीक है। चलो तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि इस तरह के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। हमसे डेल्टा जी नोड पूछा है, डेल्टा जी नोड हमसे पूछा है रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। अच्छा हमें रिएक्शन भी दे दी है, ये रहा ऑक्सीजन टू ओजोन एट 298 केल्विन इफ Kp फॉर दिस कन्वर्जन इज 2.47 इंटू 10 की पावर माइनस 29। अब देखो ये क्वेश्चन देख के है ना, वो थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर अगेन कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें ये तो पता है कि डेल्टा जी नोड इक्वल टू माइनस आर टी
ln k होता है और उसको log में कन्वर्ट करेंगे तो -2.303 RT log बेस 10 क्या होता है, k होता है। बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम क्या करें, के केसी रखें, केपी रखें। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, उस पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे, मैंने जो अभी आपको बताया था उस पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दूसरी गलती क्या करते हैं, दूसरी गलती करते हैं कि सर आर की वैल्यू क्या रखें, है ना। तो आर की वैल्यू अब यहाँ पर डिपेंड करता है यूनिट्स में, तो यूनिट्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी हुई है, लेकिन हमें ऑप्शन से पता पड़ जाएगा कि हमें किस में आंसर करना है, किलो जूल में आंसर करना है। और जब जूल में आंसर करना है तो आर की वैल्यू कितना रखेंगे, तो आर की वैल्यू हम 8.314 रखेंगे। अच्छा, इनटू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर उसने मेंशन किया हुआ है कितना, 298 केल्विन। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम क्या कर लेंगे, एज इट इज यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2.47 इंटू 10⁻⁻29। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि सर 2.47 की वैल्यू, तो बेटा वो क्वेश्चन में देगा, लॉग की वैल्यू वो क्वेश्चन में देगा, और नहीं देगा तो अप्रोक्सीमेटली लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3 होती है, 0.3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लो, 0.232 ले लो, 0.33 ले लो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो और आप देखोगे कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट होकर निकल आएगा। तो इसलिए इसलिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त कैलकुलेशन बस ध्यान से करनी है। तो अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें, अच्छा माइनस साइन ध्यान रखना, 163,000 जूल निकल के आएगी पर मोल। अब सारी की सारी वैल्यूज हमें मिल गई है, अब तो किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो माइनस का 163 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास डेल्टा जी आ जाएगा। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो बेटा इस तरह से हमारे डेल्टा जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ क्या, क्या इलेक्ट्रिक वर्क, बताया था ना, ये नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, ये हमारा डेल्टा जी होता है ना। इसके अलावा डेल्टा जी आप कैसे डिफाइन करते हो, वी डी पी माइनस एस डी टी। अब ये क्या भला है, इस पे हम ज़्यादा डिटेल में अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो जेई एंड ओलंपियाड में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट ये भी एक फॉर्मूला है, आप चाहोगे तो मैं इसका डेरिवेशन जरूर बता सकता हूँ, है ना। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलेंगे सर इसको एक बार डिराइव करवा दो, नहीं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इसको एज ए फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बोलोगे, ट्राई करके आओगे, होमवर्क करके आओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और आप बोलोगे तो डेफिनेटली हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिराइव करके दे देंगे, वही एंड के अंदर, है ना, वही जैसा कि अभी तक प्रोसेस चलती हुई आ रही है। तो इसको मैं डिराइव करूंगा। बाकी आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है बेटा कि आपके जो डीपीपीस यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं अपने पेन किलर सीरीज में, इसको आप सोल्व करें, एज ए प्रैक्टिस इसको यूज करें। प्लस प्लस और क्या है, तो प्लस आपके डीपीपीस के अलावा आपके आगे आने वाले टाइम में टेस्ट भी हम कुछ प्लान करने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा कुछ प्लानिंग होगा तो आप लोग वो टेस्ट भी दें, उससे आपको हेल्प ही होगा। देखो टेस्ट जितना ज़्यादा देते हो ना उतना ज़्यादा आप सीखते हो, लेकिन टेस्ट देने से पहले आपके वो कंसेप्ट, आपके वो जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, ताकि जब आप टेस्ट में जाके बैठो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो एक अलग ही लेवल पे जाके रहे, और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप पेपर देते हो ना तो पेपर नो डाउट अच्छा जाता है, बहुत ही अच्छा जाता है। तो इसलिए आप अपने जितने भी पेन पॉइंट्स हैं ना उनको लिख के रखें, फिर बोल रहा हूँ लिख के रखें। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जो चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि लेक्चर्स हमारे पास लिमिटेड हैं, कंसेप्ट हम लिमिटेड ही यहाँ पर ले सकते हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो कि आप छोड़ के जाते हो, जिस पे ज़्यादा आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो, उनको हम इन पेन किलर सीरीज़ में क्या करें, आपके साथ डिस्कस करें और फिर उन पे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएं, ताकि आप अपना लेवल थोड़ा सा क्या कर पाओ और अच्छा इम्प्रूव कर पाओ। बाकी आता आप सभी को है, पढ़ते आप सभी अच्छा हो, बस उसको थोड़ा सा एफिशिएंट वे में पढ़ने की ज़रूरत है, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन वे में पढ़ने की ज़रूरत है। फिर बोलूँगा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है,
चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, जब आप डिसिप्लिन के साथ कोई चीज करते हो ना, तो डेफिनेटली उसमें क्या करते हो, एक्सेल करते हो। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि मैं एज ए होमवर्क आपको देना चाहूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। है वही कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड आर की वैल्यू दे दी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है और आपसे डेल्टा जी नॉट पूछा है। तो है तो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप कुछ एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पर और प्रैक्टिस कर लें। बाकी बाकी डेल्टा जी के ऊपर आपको जो और क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे किसके अंदर, आपके डीपीपीस के अंदर, वहां से आप प्रैक्टिस करें। प्लस आप चीजों को है ना रिवाइज करें। होमवर्क में क्या बोलूंगा, रिवाइज योर नोट्स। अपने टीचर पे भरोसा करें, अपने टीचर पे भरोसा करें, रिवाइज करें नोट्स, प्लस डीपीपीस जो यहाँ से दी जा रही है ना, वो भी सॉल्व करें। और इसके अलावा जो आप रेगुलर जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं वहाँ के डीपीपी और स्टडी मटेरियल को करना ना भूलें, क्योंकि अगर वहाँ के डीपीपी और स्टडी मटेरियल आप करेंगे और अच्छे से करेंगे, आप किसी भी जगह के डीपीपी और स्टडी मटेरियल को अच्छे से करेंगे, तो आपका नीट में सिलेक्शन बहुत आराम से होगा और सिलेक्शन के साथ साथ आपकी जो रैंक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी। तो मेरे हिसाब से आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं फिलहाल के लिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।